Namaste Gurukulins. Hope you are studying continuously at home. But today we are going to start fifth video, that is part 5 of chapter number 8, Human Health and Disease of class 12th Biology. Okay. In last lecture we have covered different type of immunity, active immunity, passive immunity. एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया था हमने. इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है. ठीक है. उसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उनका फंक्शन क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या चीज़ हैं. ठीक है, वो चीज़ हमने कवर करी थी. सो अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे with the topic antibodies. एंटीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. दीज आर द प्रोटीन्स और पैथोजेनिक सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंटीजन. तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके थ्रू आ रहा है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू आएगा. ठीक है. सो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which are secreted by lymphocyte. स्पेसिफिकली लिखोगे तो आप यहाँ पे लिखना बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, बाय लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट एंट्री ऑफ पैथोजन. इन द बॉडी. तो बॉडी के अंदर जब पैथोजन जाएगा, ठीक है, पैथोजन के सरफेस पे क्या हैं, एंटीजेंस हैं. उन एंटीजेंस को रिकग्नाइज कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट. एंड बी लिम्फोसाइट्स विल सिक्रीट एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज आर प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल. ठीक है. तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ. ये स्ट्रक्चर आपका एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, सेम टू सेम. यहाँ पे 2 नोट्स बना दिए मैंने. First of all, these are Y-shaped molecules. अब देखो, दिस इज़ वाई शेप मॉलिक्यूल. ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. इसमें 2 आपके, अब जैसे मैंने ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई है, ये मैंने 2 टाइप में दिखाई है, एक डॉटेड और एक प्लेन है. ठीक है, तो जो डॉटेड वाली है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट रीजन. कांस्टेंट रीजन.
और ये वाले जो है दिस इज वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन। नाम से पता चल रहा है ये रीजन ऐसा रीजन होगा जो हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट होगा, एंड दिस विल बी हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन। तो हर एक डिफरेंट टाइप के एंटीजन के लिए एक डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होती है, और वो उस एंटीजन के साथ कब बाइंड करेगी, जब उसकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी यहाँ उससे मैच करेगी। ठीक है, तो एवरी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विल डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम बाय दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल रीजन। और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपका ये जो नॉच है दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड करती है वो इस रीजन के थ्रू करती है। ठीक है, तो ये रीजन सबसे ज़्यादा वेरिएबल होगा क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी है। सो दिस इज वेरिएबल रीजन एंड दिस इज कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इतना, दिस इज वेरिएबल रीजन। और ये सारा नीचे बच गया आपका कांस्टेंट रीजन, ये वाला भी और इसके वाला भी। दूसरी चीज़, ये इसकी हैवी चेन है लंबे वाली, और ये इसकी लाइट चेन है। सो दिस इज लाइट चेन, दिस इज हैवी चेन। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते थे, दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, दिस इज लाइट रीजन ऑफ, नहीं, दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। तो सारी चीज़ हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, अंडरस्टूड है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वेरिएबल वाला रीजन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम FAB, द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी विच विल बाइंड विद एंटीजन। ठीक है, सो दिस इज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन के साथ जो बाइंड करेगा वो फ्रेगमेंट। और ये जो बाकी बच गया जिसमें ये वाला पार्ट है, डॉटेड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम FC, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, FC। ये चीज़ आपको NCERT में नहीं मिलेगी, FC FAB, ठीक है, ना आपको उसमें मिलेगी दूसरी हेल्प बुक एग्ज़ाम आइडिया वगैरह में, ये एक्स्ट्रा है। तो FC और FAB के बेसिस पे नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एवरी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। ठीक है, हैवी चेन को हम H से करते हैं, दिस इज H1, दिस इज H2, ये L1, ये L2। ठीक है, और इसके अंदर बीच बीच में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड S, ये इसके बीच में भी S, ऐसे बहुत सारी जगह पे होगा जहाँ पे डबल S मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हैं वो हम क्या लिखेंगे, ईच मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय H2L2। ठीक है, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होते हैं, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल हैविंग 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स। ठीक है, तीसरा, ईच चेन इज डिवाइडेड इनटू
2 regions, that is कौन कौन सा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल के अंदर क्या लिख देंगे, इट हैज़ एंटीजन, एजी लिख रहा हूँ, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और यही एक ऐसा रीजन है जो वेरी करेगा सारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, एंड इट वेरीज फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर ये डिफरेंट होता है। ये रीजन जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रीजन, इट इज सेम इन ऑल एंटीबॉडीज। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, डाइसल्फाइड bonds will stabilize the structure. ठीक है, फिर एक पॉइंट ये भी बना सकते हो, फैब रीजन हम किसको बोल रहे हैं, द एरिया, द रीजन ऑफ बोथ द हैवी एंड लाइट चेन्स वेयर एंटीजन विल बाइंड एंड विच इज हाईली वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज FAB, fragment antigen binding, while the remaining part will be called as fragment crystallizable, FC। ठीक है, ये लाइन लिखनी हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज रहने देना, NCERT में नहीं दी हुई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं एंटीबॉडीज़ के जो इम्पोर्टेंट हैं। देर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। एग्ज़ाम आइडिया में 4 लिखी हुई हैं, तो 4 नहीं है, एक्चुअली में 5 हैं। सब के में 2 पॉइंट, मेन पॉइंट जो है जो पूछे जा सकते हैं नीट लेवल तक भी, वो मैं यहाँ पे बताता चलूँगा आपको। सो 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। ये थोड़ा सा आपके NCERT से एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है, एक तो एंटीबॉडीज जो है उसको बोलते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, IG, कैपिटल I स्मॉल g। अब ये जो कैपिटल I स्मॉल g है, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IgG से। ठीक है, G इज इट्स सब टाइप। तो IgG के अंदर क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा यही मिलती है आपकी 75 to 80% ऑफ टोटल IgGs। टोटल एंटीबॉडीज़ का 70 to 80% यही है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। नीट में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से। ठीक है, कि प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, आपका आंसर होगा IgG। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर RH फैक्टर इन ब्लड। RH फैक्टर मैंने 11th क्लास में भी समझाया था आपको। ठीक है, अगर RH फैक्टर डिफरेंट हो जाए तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज़ होती है, जिसके अंदर जो सेकेंड प्रेगनेंसी होती है मदर की, उसके अंदर जो बच्चा होगा वो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग IgG।
सेकंड है आपका IgM। मैं जो ये चीज़ लिख रहा हूँ ये सीरीज में इसके अकॉर्डिंग लिखूँगा कि कौन सी कितनी ज़्यादा परसेंटेज में है, ठीक है। तो सेकंड है आपकी IgA। सो IgA पहली बात तो ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म। डाइमर फॉर्म मतलब दो वाई शेप जो मॉलिक्यूल थे ऐसे, ये आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऐसे, इसको डाइमर बोल रहे हैं। IgG मोनोमर होता है, प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म। इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 10 to 15% ऑफ टोटल IgEs, टोटल एंटीबॉडीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, या स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा कोलोस्ट्रम, ठीक है। जो फर्स्ट येलो मिल्क होता है मदर का, कोलोस्ट्रम, उसके अंदर क्या होता है, IgA एंटीबॉडी होती है। तो ये भी आपका स्टार वाला पॉइंट है, स्टार लगा दिया मैंने इस पर, यहाँ पे भी स्टार लगाया था मैंने, यहाँ पे भी लगाया है, ठीक है। थर्ड इज IgM। ये होती है फाउंड इन पेंटामर फॉर्म, फाउंड इन पेंटामर फॉर्म, ठीक है। सेकेंड, ये मिलती है आपको 5 से 10% के बीच में ऑफ टोटल IgGs। तीसरा है पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। तो पैथोजन की जब एंट्री होती है उस टाइम पे जो पहली एंटीबॉडी बनेगी तो कौन सी बनेगी, IgM। स्टार लगा दो इस पॉइंट पे भी, ठीक है। इसका एक पॉइंट हो रहा है, ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO ग्रुप रिएक्शंस। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी IgE। ये दिस इज मोनोमर फॉर्म। सेकेंड पॉइंट, ये सबसे कम अमाउंट में मिलती है, 0.002% ऑफ टोटल IgG, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस इज द एंटीबॉडी विच इज सिक्रेटेड अगेंस्ट एलर्जेंस। एलर्जन मतलब जो सब्सटेंस एलर्जिक हो सकते हैं, ठीक है। सो रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये मत समझना कि इसकी वजह से एलर्जी होती है, ये क्या है, एलर्जेंस जो अंदर गए उसके अगेंस्ट ये रिलीज होती है IgE। तो ये भी इसका स्टार पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको भी। और लास्ट है आपकी IgD, ठीक है। इसका फंक्शन अननोन है, फंक्शन अननोन। तो इसका क्वेश्चन जनरली पूछा भी नहीं जाता, और जो एग्ज़ाम आइडिया है उसमें ये IgD इसलिए लिखी भी नहीं है कि इसका फंक्शन अननोन है, अदरवाइज़ 5 टाइप की होती हैं। तो आपने नीट के लिए क्वेश्चन पे ध्यान क्या रखना है, एक तो टोटल परसेंटेज वाइज कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, दूसरा ये वाला पॉइंट कि ये प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकती है, ये कोलोस्ट्रम में होती है। कोलोस्ट्रम क्या होता है, दिस इज
फर्स्ट येलो मिल्क, फर्स्ट येलो मिल्क ऑफ मदर। ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी बनती है, IgM, और IgE हरदम एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर काम करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ IgGs, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। There are two terms, vaccination and immunization. वैसे तो मैंने पहले बता दी थी लास्ट लेक्चर में, फिर भी लिख देते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी, किस चीज़ के लिए, टू गेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन, तो उस चीज़ को बोलते हैं वैक्सीनेशन। So this is just introduction of vaccine into body to activate immune system, simple language में to activate immune system। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन क्या है, दिस इज एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ड्यू टू introduction of antigens और pathogens, कि जो हमने वैक्सीन दी उस वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी हुई है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड देन मेक बॉडी एबल टू fight more vigorously in second attack of pathogen। This is called as सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वैक्सीनेशन क्या है, सिर्फ वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना। इम्यूनाइजेशन क्या है कि वैक्सीन अंदर गई, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ, तो उस चीज़ को बोल रहे हैं हम इम्यूनाइजेशन। तो दो डेफिनेशन थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एलर्जी। सो एलर्जी के ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके टॉपिक। सो एलर्जी क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आएगा, दिस इज डेफिनेशन इसकी, दिस इज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, दिस इज
हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। देखो मान लो कोई हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन गया, उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी, पर वो थोड़ा सा रिएक्ट ना करके बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाए तो उसको बोलते हैं हम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, तो एलर्जी के अंदर क्या हो रहा है, थोड़े से पोलन ग्रेन गए या डस्ट गई पेशेंट के अंदर तो उसको छींकें आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है, आंखों से पानी बहने लग जाता है। ये क्या है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है कि जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। So this is hypersensitive reaction of a body against specific allergens. ALLERGENS. Allergens क्या है, substances which can cause एलर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन करना, नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्ट करना अगेंस्ट दीज सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज एलर्जेंस, इसको बोलते हैं हम एलर्जी। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर क्या हुआ, जैसे ही बॉडी के अंदर एलर्जेंस गए, हमारी बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल्स होती हैं, सो पोलन ग्रेन्स, ये क्या करेंगे, दीज विल एक्टिवेट मास्ट सेल्स, मास्ट सेल विल रिलीज हिस्टामीन, हिस्टामीन एंड एक और था नाम, हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन। तो ये दोनों सब्सटेंसेस जब भी रिलीज होंगे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, इचीनेस होगी, रेडनेस होगी, छींकें आएंगी, तो इनकी वजह से हो रहा है, हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन की वजह से। और ये कब रिलीज करें, जब मास्ट सेल एक्टिवेट हुई। मास्ट सेल किसने एक्टिवेट करवाई, एलर्जेंस ने एक्टिवेट कराई, तो इनकी वजह से हमारी वो सिम्टम्स आते हैं। तो हिस्टामीन और सीरोटोनिन की वजह से क्या होगा, स्नीजिंग, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, कफिंग, टीयर्स इन आईज, टीयर्स तो नहीं बोलना चाहिए, वाटर इन आईज लिखा होता है बुक में। सो ये क्या है, दीज आर सिम्टम्स। तो इनको जैसे ही हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन हुआ ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से ये होंगे, तो क्या हो गया, हमारी जो ये जो सेल्स है सीरोटोनिन एंड ये जो आपके रिएक्शन है सिम्टम्स, इसकी वजह से IgE एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगी, सिक्रीट्स होंगी। सबसे पहले तो सिक्रीशन ऑफ IgE एंटीबॉडीज। तो ये क्या करेंगी, ये एक्चुअली इसको ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो जब IgE एंटीबॉडी मैंने बोला था, इसी की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस में इम्पार्ट करती हैं, पर इसकी वजह से एलर्जी नहीं होती, ये एलर्जी को कम करवाती हैं। पर जब ये हमारे पास रिएक्शन जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, IgE एंटीबॉडीज़ बहुत कम अमाउंट में बन रही है, तो क्या होगा, दीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ विल नॉट बी एबल टू डिफेंड देम, डिफेंड नहीं, इनके अगेंस्ट एक्शन प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वी हैव टू टेक ट्रीटमेंट या क्योर। तो ट्रीटमेंट में क्या लेंगे हम, एंटी हिस्टामीन ड्रग्स। ये ड्रग्स लेंगे।
कि कुछ अमाउंट में तो ये उसको ख़त्म करेगी, पर कुछ अमाउंट में जो बाकी बच जाएगा, मान लो यहाँ पे सिर्फ 30% काम कर पाई वो, बाकी 70% को कौन ख़त्म करेगा? एक्स्ट्रा जो हम ड्रग्स लेते हैं। तो कोई भी जब हम ड्रग लेते हैं वो क्यों ले रहे हैं? नेचुरल हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ हद तक ही टॉलरेट कर सकता है चीज़ों को, उसके बाद नहीं कर सकता। तो उसके बाद का जो रिएक्शन दिलवाना है वो हमने ड्रग्स के थ्रू दिलवाना है, तो हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है बस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलर्जी। टाइम कितना हो गया इसका? 30 मिनट हो गए। चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा और। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यून सिस्टम। चलो इम्यून सिस्टम मैं नहीं लिखता। इम्यून सिस्टम के अंदर मेनली जो मेन टॉपिक है आपका दैट इज लिम्फॉइड ऑर्गन। डायरेक्टली मैं वही लिख रहा हूँ, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी LO लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पे सारे के सारे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आपके बनेंगे। ठीक है, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स will be formed and matured. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है इन विच मैच्योर लिम्फोसाइट्स divides या proliferate to form active cells। तो जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनेंगी वो प्राइमरी मैच्योर भी वहीं होंगी और वहाँ से वो जाएंगी ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर, वो सारे के सारे सेकेंडरी ऑर्गन हैं और यहाँ पे वो स्टोर भी रहते हैं। सो मैच्योर लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट एंड विल बी स्टोर्ड देयर। नाउ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर देयर आर 2 लिम्फॉइड ऑर्गन मेनली। The first one is bone marrow and second one is thymus। बोन मैरो क्या चीज़ है? दिस इज द सेंट्रल होलो पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हमारी कौन सी होती हैं? या तो ये वाली, ठीक है, ह्यूमरस, या थाई बोन जिसको फीमर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब नीट में कई बार पूछा जाता है एक बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये क्या चीज़ है? तो ये भी क्या है? दिस इज ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन केस ऑफ बर्ड्स। ये ह्यूमन बींग्स के नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में बोन मैरो है, बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिकस है। तो जो बोन मैरो के अंदर लॉन्ग बोन्स जो है उसका सेंट्रल पार्ट है, तो इसके अंदर क्या होगा? आपकी 2 टाइप की सेल्स, इसका फंक्शन है आपका, दिस इज, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ B एंड T सेल्स। सेल मतलब लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ B सेल।
मतलब बात क्या हुई कि बी सेल बनेगी भी यहीं, मैच्योर भी यहीं होगी, पर टी सेल यहाँ बनेगी जरूर, पर वो मैच्योर यहाँ नहीं होगी, वो यहाँ से जाएगी किसके पास, थाइमस में। थाइमस क्या है, दिस इज ए बाइलोब्ड एरिया बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, हमारा चेस्ट बोन। स्टर्नम मतलब चेस्ट बोन। ठीक है। सो थाइमस के अंदर क्या होगा, यहां पे होगा मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट या टी सेल बोल देते हैं उसको। सो दीज आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब यहाँ से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या होगा, ये बंद तो गए बी और टी सेल, तो जब पैथोजन आएगा तो यहाँ से सबसे पहले ये ट्रांसफ़र हो गए कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आपके 2-3 ऑर्गन्स हैं, वन इज स्प्लीन, वन इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड माल्ट टिश्यू। शॉर्ट फॉर्म होती है MALT। इस शॉर्ट फॉर्म से ही पूछा जाता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नीट में भी या NCERT में भी। माल्ट क्या होता है, माल्ट होता है हमारे पूरा का पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर छोटे छोटे एरियाज होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे लिख के देता हूँ। हमारा चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज से स्टार्ट हुआ, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स, प्लस हमारा जितना भी GI ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस यूरिनरी ट्रैक्ट, सब के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है। वो एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर म्यूकोसा लेयर होती है, ठीक है। उस म्यूकोसा लेयर की वजह से हमारे पास उस म्यूकोसा लेयर को हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बोल रहे हैं स्पेसिफिकली। तो म्यूकोसा लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी कोमा GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसके अंदर होता है। और ये कितना फॉर्म करता है, टोटल 50% ऑफ टोटल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये पूछा जाता है कि 50% आपका कौन सा चीज़ फॉर्म करेगा सेकेंडरी का, ये करेगा, स्प्लीन करेगा, माल्ट करेगा, या कोई और ऑप्शन दी होगी, ठीक है। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन भी आपका सेकेंडरी ऑर्गन है। इसके 2 मेन पॉइंट है, एक तो इसको बोलते हैं हम इट परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड destroys blood borne पैथोजेंस या एंटीजेंस, कि जो हमारे ब्लड के अंदर पैथोजेंस घूम रहे हैं उनको कौन पकड़ेगा, स्प्लीन पकड़ेगा, ठीक है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं, कि जितनी भी RBC हमारी डेड होती जाती हैं 120 दिन के बाद, जो उसका लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद वो स्प्लीन में जाके ही स्प्लिट होती हैं, ठीक है, डिग्रेड होती हैं, तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोला जाता है। थर्ड जो इसका कैटेगरी थी वो थी लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ नोड्स भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं, छोटे लोब स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के टोटल आपका क्या बन गया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जहाँ पे बनेगा भी और मैच्योर होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे स्टोर होगा और एक्टिव होके पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है।
and in next video we will start with a new topic. We will cover 2 disease, cancer and AIDS. ठीक है, till then goodbye, thank you.